बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसके तहत 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है और लास्ट डेट जो है ना इसका 15 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक सवाल जो बच्चों का बड़ा आता है हमारे पास कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो एनएसपी का भी स्कॉलरशिप भर चुके हैं या किसी अन्य तरह का स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरे हैं और उनको मिल भी रहा है पैसा, ठीक है, नहीं मिल रहा, अगर फॉर्म ही भरा है तो क्या ये पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ और किस क्लास के किस कोर्स के बच्चों को कितना पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, ये सारी बातें भी हम करेंगे। क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में पैसा तो अच्छा खासा मिलता है, पैसा मिलता अच्छा खासा है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनको पीएमएस का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है। तो चूंकि अब डेट काफ़ी बढ़ा दिया गया है, वेबसाइट भी जो है ना कई सारे नए लिंक जारी कर दिए गए हैं, 15 नवंबर तक डेट कर दिया गया है, तो अब ना बड़े आराम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि चाहे आप एकेडमिक ईयर 2025-26 के बच्चे हों या एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए आपने अप्लाई नहीं किया हो, दोनों एकेडमिक ईयर के लिए एक साथ ही अप्लाई चल रहा है। मतलब ये हुआ कि 2024 में आप जिस क्लास में पढ़ते थे उस क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी 2025 में आप जिस क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ आप दो फॉर्म भर सकते हैं एक ही पोर्टल पर, एक आप एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए भर सकते हैं और एक एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए भी भर सकते हैं, और दोनों के लिए आपको अलग अलग पैसा मिलेगा। क्योंकि ये पिछला एकेडमिक ईयर है जिसका अप्लाई नहीं हो पाया था, जिसका अप्लाई नहीं हो पाने की वजह से बच्चों को लाभ नहीं मिल पाया था, और ये वर्तमान एकेडमिक ईयर 25-26 है जिसका अप्लाई फिर से शुरू कर दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि आपको एक मौका मिला है पिछला और वर्तमान दोनों एकेडमिक ईयर का फ़ायदा उठाने का, अप्लाई करने का। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पैसा कितना मिलता है। तो देखिए, पैसा मिलने के लिए जो है ना अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब 11 क्लास से ये स्कॉलरशिप शुरू हो जाता है। बिहार में अवस्थित किसी भी आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ना ये ज़रूरी है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, 11 क्लास से शुरू हो जाता है। अब 11 क्लास से आगे आप चाहे जिस भी कोर्स को कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फ़ायदा मिलेगा आपको। अब है कि 11 में कितना, तो 2011 में, 12 में कितना, तो 2012 में। अगर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में है तो भी 5000, पार्ट 2 में है तो फिर 5000, पार्ट 3 में है तो फिर 5000, 15000 हो गए ग्रेजुएशन में। अगर एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर 5000 मिलेगा, सेकंड ईयर फिर 5000 मिलेगा, 10000 हो गया वहाँ। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो 5000 फर्स्ट ईयर, 5000 सेकंड ईयर, वो भी हो गया आपका 10000 रुपया। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 3 साल का या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रहे हैं तो 10000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा आपको। अगर आप कोई तकनीकी कोर्स, जैसे में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल में है, या फिर विधि प्रबंधन कृषि या कोई समकक्ष कोर्स कर रहे हैं तो 15000 प्रति एकेडमिक ईयर मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर 2024 एकेडमिक ईयर, 2024-25 एकेडमिक ईयर अप्लाई नहीं किया, ये भी आपको मिला, और 25-26 एकेडमिक ईयर के लिए अप्लाई किया, ये भी आपको मिला, तो 15-15 30,000 मिलेगा। मतलब पैसे अच्छे खासे हैं, लेकिन नहीं मिलने के कारण क्या हो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये जो पैसे का लिस्ट आया था ना कि किस क्लास वालों को कितना मिलेगा, ये 2023 में ही जारी किया गया था और इसी रेट के हिसाब से अभी तक मिल रहे हैं पैसे। तो इसमें जो है, अब अगर कोई भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया से पढ़ रहा है तो 75,000 हर एकेडमिक ईयर में मिलेगा। अन्य प्रबंधन संस्थान जैसे कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हो, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन संस्थान हो, 4 लाख रुपये प्रति आपको एकेडमिक ईयर मिलेगा। अगर आईआईटी पटना से पढ़ रहे हैं तो 2 लाख एकेडमिक ईयर का, अगर एनआईटी पटना से पढ़ रहे हैं तो 1,25,000 हर एकेडमिक ईयर में मिलेगा। और एनआईएफटी या एम्स वगैरह में पढ़ाई करने वाले बच्चों को 1 लाख प्रति साल, और स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों को 1.25 लाख प्रति एकेडमिक ईयर मिलेगा। ये पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। शर्तें क्या है कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, आपका या तो एससी या फिर एसटी या फिर BC1 या फिर BC2, ये 4 में से कोई भी कैटेगरी का होना चाहिए, जनरल छोड़ करके। जनरल कैटेगरी के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा आपकी आय जो है, आय प्रमाण पत्र, वो 3 लाख से ऊपर का बना हुआ नहीं होना चाहिए, 3 लाख से नीचे का हो। अब 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 1 लाख हो, 1,20,000 हो, 1.5 लाख हो,
यानी कि 3 लाख से नीचे का आपका आय बना होना चाहिए और आपको बिहार राज्य के अंदर अवस्थित किसी सरकारी संस्थान में या फिर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अगर संस्थान में भी पढ़ते हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, ये पीएमएस का फॉर्म सबमिट करते हैं, ये सीधे फॉर्म चला जाता है आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन में। इंस्टीट्यूट अब आपका जो भी है, जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे हो, 11 में हो, 12 में हो, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 2 3 किसी में हो, आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज जो भी है, उस इंस्टीट्यूट के लॉगिन में चला जाएगा। अब इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे कि उसको करेंगे वेरीफाई। इंस्टीट्यूट वाले वेरीफाई करते हैं। अब इंस्टीट्यूट वालों ने वेरीफाई किया तो वो चला जाता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास, यानी डीएनओ के पास। इंस्टीट्यूट वाले जो नोडल ऑफिसर होते हैं उनको आईएनओ कहा जाता है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, चला गया कहाँ, अब डीएनओ के पास, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास। अब डीएनओ क्या करते हैं कि डीएनओ जो है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं, एक टीम बनाते हैं और टीम को हर इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। क्योंकि एक तरफ आपने पीएमएस का ऑनलाइन फॉर्म भर करके फाइनल सबमिट किया ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने संस्थान में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जमा भी करना होता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डीएनओ यानी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भेजते हैं एक टीम को आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, और आपके सारे डॉक्यूमेंट भी ये फिजिकल टीम वाले चेक करते हैं। फिजिकल टीम वाले चेक कर दिया, उन्होंने ओके कर दिया। अब जो है इनके ओके करने के बाद जो डीएनओ हैं यानी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ये भी ओके कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। अब जब ये वेरीफाई कर देते हैं तो ये आपका फॉर्म चला गया एसएनओ के पास, स्टेट नोडल ऑफिसर के पास, ठीक है। अब स्टेट नोडल ऑफिसर ने जब इसको ओके कर दिया, वेरीफाई कर दिया, तो आपका पेमेंट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर किसी बच्चे ने एनएसपी का भी फॉर्म भरा है और ये पीएमएस का भी फॉर्म भर रहा है तो क्या दोनों का लाभ मिलेगा? देखिए, चाहे आप एनएसपी का फॉर्म भरते हैं, चाहे पीएमएस का फॉर्म भरते हैं, दोनों का फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आईएनओ के पास जाता है, यानी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के पास जाता है। इंस्टीट्यूट में वो आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है, उनके पास जाता है, उनको लॉगिन करना पड़ता है अपने कंप्यूटर पे और वो फिर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी आईएनओ ने, आपके स्कूल के, कॉलेज के टीचर ने एनएसपी वाला भी आपका वेरीफाई कर दिया, पीएमएस वाला भी वेरीफाई कर दिया, अगर दोनों पास कर दिया आपके इंस्टीट्यूट से, आपके इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर ने, तो दोनों का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आईएनओ ने एनएसपी को तो वेरीफाई कर दिया, पीएमएस को रोक दिया, या तो इसको पेंडिंग में डाल दिया या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपको केवल एनएसपी का पैसा मिलेगा, पीएमएस का नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक इसके उलट, अगर आपके इंस्टीट्यूट वाले ने, आईएनओ ने अगर पीएमएस को वेरीफाई कर दिया, एनएसपी को कैंसिल कर दिया, तो आपको केवल पीएमएस का फायदा मिलेगा, इसका स्कॉलरशिप मिलेगा। एनएसपी वाला जो है या तो पेंडिंग रह जाएगा या फिर ये कैंसिल यानी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है आईएनओ पर। आईएनओ ने वेरीफाई कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो समझिए कि आपको दोनों का फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको किसी एक का ही फायदा मिलेगा। सारी चीजें डिपेंड करती है आईएनओ पर। अगर आईएनओ ने किसी का वेरीफाई नहीं किया, ना एनएसपी का ना पीएमएस का, तो आपका आवेदन, आपका फॉर्म भरा हुआ वहीं पर रुका का रुका रह जाएगा, आगे आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। अब जो इसके अलावा जो अन्य तरह के स्कॉलरशिप आते हैं, अब चाहे वो एसबीआई का स्कॉलरशिप हो या फिर एचडीएफसी का स्कॉलरशिप हो या फिर वो जो है ना महिंद्रा का स्कॉलरशिप हो, अलग अलग तरह के जो रिलायंस वगैरह का स्कॉलरशिप है, जो स्कॉलरशिप आते हैं, उन सब में कहीं ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ नहीं होता है कि भाई आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। उनके साथ टेंशन नहीं है। टेंशन किसके साथ है? तो पीएमएस और एनएसपी के साथ टेंशन है, क्योंकि ओटीआर अब इसमें भी लग रहा है, मतलब पीएमएस में भी लग रहा है, और ओटीआर तो भाई एनएसपी में पहले से ही लगता था। और ओटीआर जारी कौन करता है? तो एनएसपी ही जारी करता है। तो एक ओटीआर से 2 फॉर्म भराएगा तो जाहिर सी बात है पकड़ में आ जाएगा कि एक बच्चे ने दोनों फॉर्म भरा है। तो ये डिपेंड करता है आपके आईएनओ पर। इन दोनों में से दोनों का वेरीफाई कर दें कि किसी एक को रोक दें, ये आप अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बेहतर। तो लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में दिया हुआ है, अप्लाई कीजिए, फायदा 100% मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।